वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आज आपके लिए फिर से जो एसएससी की मैं 90 डेज सीरीज लेके चल रहा हूँ, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज पैटर्न वीडियो आज है। तो ये जो है लेक्चर 3 ज्योग्राफी का, उसमें 10 ऐसे सवाल हैं जो एसएससी ने रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे हैं। अगर आप कहीं और भी एग्जाम देते होंगे, रिसेंट में एनएचपीसी पीसीआई कहीं भी आपने एग्जाम दिए होंगे, तो आपने डेफिनेटली ज्योग्राफी के इस टॉपिक से सवाल देखे होंगे। आपको इस तरह के सवाल देखने को जरूर मिले होंगे। तो उसी का एक उसी श्रृंखला का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक वीडियो के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। लेकिन यकीन माने वो क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अभी मैं सोलर सिस्टम के क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। आज सोलर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है और सोलर सिस्टम आज ये जितने भी सवाल वहाँ से बनते हैं उसका मैं आज लास्ट कर रहा हूँ। देखिए, ब्रह्मांड समझ रहे ना, जो ननटेक है वो ब्रह्मांड एक तरह से, तो इसको पूरा कवर कर पाना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन हम उतना तो एटलीस्ट जरूर कर सकते हैं जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के लिए मैं एक लिमिटेड कंटेंट थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कोई भी इंसान इग्नोर करना नहीं चाहेगा अगर उसे सिलेक्शन पाना है तो उसी की सीरीज जो वीडियो है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि औरों तक और हम तक मोटिवेशन की श्रृंखला है वो जारी रहे। हम भी मोटिवेट रहे, आप भी मोटिवेट रहे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन तो जरूर दबाएं, ताकि आपके पास जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आइए, क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ज्योग्राफी लेक्चर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी एग्जाम 2023। दोस्तों, ये जो श्रृंखला है वो एसएससी एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि जितने भी अदर एग्जाम्स हैं उसके लिए भी डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ननटेक तो आपको हर एग्जाम में पूछता है, इसके वेटेज तो हर एग्जाम में रहते हैं। तो आप यकीन मानकर चलें ये आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चाहे अभी बार के पेपर होने वाले हों या DFCCIL आने वाले हैं, चाहे आपके झारखंड एसएससी है, JSSC जो है उसमें पेपर पूछने वाले हो, चाहे RRB जो आने वाली है उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिल जाएंगे, यकीन माने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्योग्राफिक हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस खगोलविद का यह मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, कौन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऐसे थे जिनका यह मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं क्लॉडियस टॉल्मी, जोहानस केपलर, निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीलाई। देखिए दोस्तों, इस सवाल ऑलमोस्ट मैंने 5 से 6 जगह देखे हैं, तब आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खगोलविद का यह मानना था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और सूर्य तथा जो अन्य ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं, डेट मीन्स की रिवोल्यूट करते हैं, मोशन करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्लॉडियस टॉल्मी, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शंस हैं, वो चारों डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई ना कोई ब्रह्मांड में ऐसा चीज़ किए हैं, ऐसा सिद्धांत दिए हैं या रूल्स दिए हैं या ऐसा परसेप्शन उन्होंने माना है जो एग्जाम में पूछते हैं और फेमस है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी का यह मानना था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जैसे दोस्तों अभी हम लोग मानते हैं कि सूर्य जो है वो केंद्र बिंदु और पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह जो है उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये तो बाद में हुआ। लेकिन सबसे पहले मानना जो था क्लॉडियस टॉल्मी का वो ये था कि पृथ्वी ही केंद्र बिंदु है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्लॉडियस टॉल्मी। एक चीज़ और देखेंगे, मैंने यहाँ पे उनके देश संबंधित भी लिखे हैं। क्लॉडियस टॉल्मी ग्रीस से संबंधित थे, यहाँ पे केपलर जर्मनी से संबंधित थे, याद रखेंगे इस चीज़ को, केपलर जर्मनी से संबंध है इनका, जर्मनी देश के थे। निकोलस कोपरनिकस पोलैंड, एंड अगर आप देखेंगे गैलीलियो का तो ये इटली से इनका संबंध था, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये जो मैं ऑप्शंस देता हूँ ना उस पर भी आप एक बार देख के जाएं कि उन्होंने जो ऑप्शंस मैंने यहाँ फ्रेम किए उससे रिलेटेड भी कोई सवाल बन सकते हैं क्या या कोई क्वेश्चन है क्या, तो आप देखकर खुद से भी जाने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस प्रसिद्ध खगोलविद ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है? दोस्तों, मैंने अभी बताया कि जैसे कि क्लॉडियस टॉल्मी ने यह बात बोला कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, लेकिन इस सिद्धांत को चेंज आकर एक व्यक्ति ने किया।
कि नहीं, सूर्य जो है ब्रह्मांड में केंद्र में है तथा सूर्य ही ब्रह्मांड में केंद्र बिंदु है तथा अन्य ग्रह पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। वो जो सिद्धांत जो आपको क्लॉडियस टॉलमी ने दिया उसको चेंज किया, अपना मत दिया, अपना रूल यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य ही केंद्र बिंदु है। तो इसका ऑप्शंस है जोहानस केपलर, निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो या टॉलमी। मैंने सेम ऑप्शंस रखे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन आपको होते हैं जब ये चारों ऑप्शन आएंगे तो इनके रूल्स अलग अलग हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑप्शन डालने का मेरा मतलब यही है कि अगर पेपर में भी इस तरह के ऑप्शंस रहें तो आप कंफ्यूज ना हो कि किन्होंने क्या बोला था। तो इसकी तैयारी आपको अभी से ही करके जानी है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन और आएगा उसमें भी ऐसे ही चारों ऑप्शंस रहेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन मगर आप यहाँ से जब अगर करेक्ट करके जाएंगे ना डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि जो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यह सिद्धांत जो प्रिंसिपल जिन्होंने प्रिंसिपल दिया उनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो पृथ्वी को केंद्र बिंदु माना गया वो किसने किया? यहाँ देखिए पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, ये किसने किया? क्लॉडियस टॉलमी ने। लेकिन वही जो सेकंड क्वेश्चन है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, याद रखिएगा सूर्य ब्रह्मांड में केंद्र में है, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो निकोलस कोपरनिकस। याद रखेंगे दोस्तों, निकोलस कोपरनिकस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस खगोलविद ने ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया? दोस्तों किस खगोलविद ने जो प्लैनेटरी मोशन है उसके संबंधित रूल्स दिए, रिलेशन स्थापित किए प्लैनेटरी मोशन के रिलेटेड? तो आपको ऑप्शंस हैं जोहानस केपलर, निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो या टॉलमी। दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया है कि चारों ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन होते होंगे और होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो आपको सोच समझकर देखना है, पढ़ना है किसने क्या बोला है। ग्रहों की गति संबंधी नियम बोले हैं, प्लैनेटरी मोशन आपको दिख जाएगा इंग्लिश में लिखा हुआ। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है केपलर। जोहानस केपलर ने ही प्लैनेटरी मोशन दिया था, उसके रिलेटेड आपको रिलेशंस दिए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अपसौर क्या है? अपफेलियन क्या है? दोस्तों इस तरह के सवाल आपने एग्जाम में डेफिनेटली देखे होंगे कि अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, अपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है, उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है, अपसौर साल में कब आता है, किस तारीख को आता है, उपसौर साल में किस तारीख को आता है, या किस तारीख को यह स्थिति उत्पन्न होती है, अप्रॉक्स डेट लिया गया। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अपसौर दैट मीन्स अपफेलियन। याद रखेंगे अप फॉर अपसौर, ए फॉर अपफेलियन। याद रखेंगे कंफ्यूज नहीं होना है। उपसौर परहेलियन। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अप फॉर अपसौर, अप फॉर अपसौर, अप फॉर अपफेलियन। याद रखेंगे एक चीज़, अप फॉर अपसौर, अप फॉर अपफेलियन। ऑप्शंस जो इसके हैं कि इसकी स्थिति उत्पन्न कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच मैक्सिमम दूरी हो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी हो, जब सूर्य और किसी प्लैनेट के बीच मैक्सिमम दूरी हो, या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच मिनिमम दूरी हो। दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, चारों में कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन याद रखना है आपको कि अपसौर की जो कंडीशन है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो उस समय जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे अपसौर कहते हैं। याद रखेंगे उसी कंडीशन को अपसौर बोलते हैं, अपफेलियन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर की कंडीशन कहते हैं। और ये जो साल में आता है वो 4 जुलाई को आता है। याद रखेंगे 4 जुलाई को आता है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है 4 जुलाई को। याद रखेंगे इसी को, 4 जुलाई को अपसौर होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन उपसौर से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा आपको, उसमें भी एक डेट आएगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होगा। मैं उसका ट्रिक एक बताऊंगा अभी, पहले उसको आप कर लें, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। देखिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है, उपसौर पेरिहेलियन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? उपसौर पेरिहेलियन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी हो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी हो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी हो, या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच मैक्सिमम दूरी हो। तो दोस्तों जैसे मैंने भी बताया कि अपसौर की कंडीशन कब बनती है? अपसौर की कंडीशन तब बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी हो। तो उपसौर तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब मिनिमम दूरी हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए जब पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हो, दैट मीन्स मिनिमम दूरी हो। देखिए इसका एक डेट जो है वो 3 जनवरी है। याद रखेंगे 3 जनवरी को उपसौर की कंडीशन होती है। देखिए इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, भूलना नहीं है आपको। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे अभी मैंने बताया अ फॉर अपसौर, अ फॉर अपफेलियन, उ फॉर उपसौर, उपसौर। जैसे अ पहले आया अपसौर, उपसौर पेरिहेलियन। तो याद रखना अपसौर, ए फॉर अपसौर, अ फॉर अपफेलियन। लेकिन दोनों में तारीख में आपको याद करने में कंफ्यूजन जब हो, याद रखिए अ पहले आता है, उ बाद में आता है। याद रखना अपफेलियन, अप, अपफेलियन, अप दैट मीन्स अप। एक तरह से प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है अपसौर, अप। तो याद रखेंगे जनवरी के बाद जुलाई आता है, मतलब जनवरी के ऊपर जुलाई आता है,
और 3 और 4 में कौन सा डेट बना है? 4। 3 और 4 में ऊपर कौन है? 4। अब बाद में तो याद रखें अप हेलियन मतलब ऊपर, तो 4 जनवरी और जुलाई में, जुलाई बाद में आता है तो डेट मीन्स जुलाई में ही बनेगा, ये कंफर्म हो गया। चलिए फिर 3 और 4 में तो ये भी आता है, इसमें भी अप वाला कंडीशन लगाना है। 3 और 4 डेट मीन्स 4, तो 4 जुलाई। बाकी फिर 3 जुलाई तो आपको याद ही रहेगा, 3 जनवरी तो आपको याद ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, याद रखेंगे 3 जनवरी डेट याद रखेंगे। क्वेश्चन है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब रहता है? ऑप्शन से आपके 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। दोस्तों इस तरह के सवाल जब आपको पूछ देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब ऑप्शंस ऐसे दिखेंगे आपको तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये चारों डेट किसी न किसी से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि मकर रेखा पर जो सूर्य लंबवत चमकता है या रहता है वो 22 दिसंबर को रहता है। याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर। याद रखेंगे 22 दिसंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब पड़ता है? इसके ऑप्शन हैं 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। दोस्तों मैं ऑप्शन जानबूझकर ऐसा डाला हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन अगर आप यहाँ कन्फ्यूजन से बाहर निकल गए ना, पेपर में डेफिनेटली आप स्कोर कर जाएंगे, पेपर में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो याद रखना है कि कर्क रेखा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर जो सूर्य लंबवत पड़ता है वो 21 जून को पड़ता है। राइट आंसर इसका जो है 21 जून। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विषुव की स्थिति कब उत्पन्न होती है? डेट मीन्स इक्विनॉक्स की स्थिति जो है वो कब उत्पन्न होती है? देखिए इसके बारे में मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे आपको लिख दिया है। सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति को विषुव कहते हैं, डेट मीन्स इक्विनॉक्स कहते हैं। याद रखना है आपको, सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति। या एक चीज और याद रखना है कि दोनों इस कंडीशन में जो इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है उसमें दोनों गोलार्धों में, डेट मीन्स कि दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। हाँ दोस्तों याद रखना है, दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर होते हैं, उसी स्थिति को इक्विनॉक्स या विषुव बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है देख लीजिएगा आप, 21 जून एंड 22 सितंबर, 22 मार्च एंड 23 सितंबर। फिर थर्ड ऑप्शन है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, एंड लास्ट ऑप्शन है 23 सितंबर एंड 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। दोस्तों याद रखना है, इसका राइट आंसर है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इक्विनॉक्स की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को, आप कंफ्यूज ना होंगे इस चीज़ में, याद रखें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए 21 मार्च को जो होता है उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है, बसंत इक्विनॉक्स। दैट मीन्स कि आपको याद रखना है कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषुव एंड 23 सितंबर को जो होता है, देखिए एक चीज, 23 सितंबर को जो होता है उसे ऑटम में बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। और 21 को जो होता है उसे स्प्रिंग ऑटोनॉक्स बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। याद रखेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वहीं जो 23 सितंबर को होता है उसे ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, इसे शरद ऋतु बोलते हैं, इसे बसंत, याद रखिएगा 21 वाला को बसंत विषुव बोलते हैं और वहीं 23 सितंबर वाले को शरद विषुव बोलते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। दैट मीन्स स्प्रिंग में बसंत विषुव एंड ऑटम में शरद विषुव। याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य का प्रदेश कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? देखिए दोस्तों, अर्धरात्रि के सूर्य का प्रदेश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, आइसलैंड एंड फिनलैंड। दोस्तों जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन यहाँ भी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जापान को उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं या सुकुमारों का देश बोलते हैं। याद रखेंगे उगते हुए सूरज का देश या सुकुमारों का देश जापान को बोलते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। और बाकी यहाँ जो 3 कंट्रीज मैंने मेंशन किया है उससे रिलेटेड एक याद रखना है, ये तीनों कंट्री जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल है। नॉर्डिक कंट्रीज में 5 कंट्रीज आते हैं। ऐसे दोस्तों आप जब साइट पे चेक करेंगे कहीं गूगल वगैरह पे तो आपको 1-2 कंट्री और मिलेगा, ग्रीनलैंड और एक सोवियत करके कुछ कंट्री मिलता है, लेकिन आपको 5 कंट्री मेन रूप से याद रखना है नॉर्डिक कंट्रीज का, जो मैंने लिस्ट नीचे मेंशन कर दिया हूँ, आप देख लेंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो कहते हैं वो नॉर्वे को कहते हैं। याद रखेंगे नॉर्वे जो कंट्री है उसी देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। याद रखेंगे लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th नंबर, जो पॉइंट मैंने बोला आपको लिख दिया हूँ, मेंशन कर दिया हूँ, ये आप देख लेंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज ऑप्शन दे देंगे कि इसमें नॉर्डिक कंट्री कौन नहीं है। 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से पूछ देगा इसमें नॉर्डिक कंट्री कौन है, या आपसे ये पूछ देगा इसमें से नॉर्डिक कंट्रीज कौन नहीं है, नॉर्डिक कंट्रीज में कौन शामिल नहीं है। तो याद रखना है आपको नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड आपको याद रखना है। आप जब गूगल वगैरह पे चेक करेंगे तो 2 कंट्री और शो करता है, एक ग्रीनलैंड शो करता है, एक और शो करता है, देख लेंगे। लेकिन मेनली जो 5 आपको याद रखना है वो मेनली 5 आपको ये याद रखना है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, आपको ये 5 याद रखने हैं।
नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। फिर देखिए दोस्तों, एक और मैंने चीज लिख दिया, बाल्टिक देशों के बारे में पूछ लेता है कि बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन है। तो बाल्टिक कंट्रीज 3 है, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लाटविया। याद रखना, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। 3 देश का नाम याद रखना है आपको, एस्टोनिया, लाटविया एंड एक देखिए यहाँ पे लिथुआनिया। तीनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही 10 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप हैं बने रहें और कोशिश करें कि जितने मैं कंटेंट यहाँ डिलीवर करता हूँ ना, वो आप पढ़ जाएं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।